अब नहीं करेंगे। 2017 क्वेश्चन नंबर 7 है डिसीजन मेकिंग और रेलेवेंट कॉस्टिंग का। कहते हैं ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड GPL इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बिड डॉक्यूमेंट्स फॉर अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ 5000 यूनिट्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट जीटा। In this respect, GPL's technical department has worked out the following projections और information। एक कंपनी है, उसके पास 5000 चीजों का एक ऑर्डर आया है। वो 5000 चीजों का ऑर्डर पूरा करने के लिए जो जो खर्चे होंगे उसकी डिटेल्स आपको दी है। पहली बात लिखी हुई है द ऑर्डर विल बी कंप्लीटेड इन 15 डेज। 15 दिनों में ये ऑर्डर कंप्लीट होगा। GPL has sufficient stock of the required material to produce Zeta. Some of the relevant information is as follows। अच्छा जी, हमें जीटा बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होगा, उससे रेलेवेंट कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। मटेरियल ए क्वांटिटी रिक्वायर्ड 5000 kg। मटेरियल ए के 5000 kg चाहिए होंगे। ओरिजिनल परचेज प्राइस, ओरिजिनल परचेज प्राइस किस चीज को इंडिकेट कर रहा बताइएगा। ओरिजिनल परचेज प्राइस क्या लग रहा है, क्या लिखा हुआ है ये। हाँ भाई, हमने कुछ रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल के हवाले से चीजें पढ़ी थी। ओरिजिनल परचेज प्राइस का क्या मतलब है, क्या ये हिस्टोरिकल प्राइस तो नहीं है। हाँ, पहले कितने का परचेज किया था, पास्ट में कितने का परचेज किया था, जबरदस्त। करंट परचेज प्राइस अभी मार्केट से खरीदूंगा तो कितने का मिलेगा। करंट डिस्पोजल प्राइस रियलाइजेबल वैल्यू है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ये रिप्लेसमेंट वैल्यू है, ये रियलाइजेबल वैल्यू है, तो तीनों की दी हुई है। Material is used by GPL in many products and therefore sufficient stock is maintained। मटीरियल ए कंपनी के रेगुलर इस्तेमाल में है, अगर यहाँ पर इस्तेमाल करा तो ऐसा ही मटीरियल मजीद खरीदना पड़ेगा। कुछ कॉन्सेप्ट याद आया तो मुझे बताएं कि मटीरियल ए जो है उसको ओरिजिनल प्राइस पर, करंट परचेज प्राइस पर या डिस्पोजल प्राइस पर, किस प्राइस पर मैं इसकी रेलेवेंट कॉस्ट लूं। अगर मैंने मटेरियल ए यहां पर इस्तेमाल करा तो मुझे मटेरियल ए मजीद खरीदना पड़ेगा। मटेरियल ए इज यूज्ड बाय GPL इन मेनी प्रोडक्ट्स एंड देयरफॉर सफिशिएंट स्टॉक इज मेंटेन्ड। कंपनी ये मटेरियल रेगुलरली यूज करती है। अगर कंपनी ने ये मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल करा तो ऐसा ही मटेरियल कंपनी को मजीद खरीदना पड़ेगा। याद है कुछ, बताओ, बता भी दो, जल्दी बता दो, क्या डिस्कस किया था प्यारे बच्चों। हाँ, करंट परचेज प्राइस। वो एग्जांपल ली थी ना, अगर मैंने अपने क्या कहते हैं दोस्त को मोबाइल दे दिया तो ऐसा ही मोबाइल मुझे खरीदना पड़ेगा, इस तरह की बातें करी थी ना हमने। तो मटेरियल ये जो है उसकी करंट परचेज प्राइस पर रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा जी, हम जरा इसके आंसर पर भी साथ साथ जाते रहते हैं। देखिए, ये पहली वर्किंग आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो मटेरियल ए है ना उसको हम एट करंट परचेज प्राइस लेंगे। 5000 किलो की जरूरत थी और 1 किलो की 200 रुपए की परचेज प्राइस थी, यानी कि 1 मिलियन टोटल बनता है। करंट परचेज प्राइस या हम करंट जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है वो तब लेते हैं जब हमें पता हो कि ये चीज हमने किसी को दे दी तो ऐसी ही चीज हमें चाहिए होगी। इसी तरह से यहाँ पर अगर कंपनी ने मटेरियल ए इस स्पेसिफिक ऑर्डर पर इस्तेमाल कर लिया तो कंपनी को ये बाजार से स्पेसिफिकली आज के रेट पर खरीदना पड़ेगा। ठीक है जी। मटेरियल बी हैव नो अदर यूज देन इन द प्रोडक्शन ऑफ बीटा। मटेरियल बी का कोई इस्तेमाल नहीं है। इसकी भी मैंने मिसाल दी थी। आपके पास एक मोबाइल फोन है, आपको पता है कि अगर आपने इसको एक्स बंदे को नहीं दिया, अपने दोस्त को नहीं दिया, तो आपके पास इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो हम देखते थे कि उसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स क्या आएंगी। तो मटेरियल बी का क्योंकि कोई भी इस्तेमाल नहीं है, लिहाजा अगर आपने मटेरियल बी को वैल्यू करना होगा, इसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो इसकी डिस्पोजल प्राइस होगी, यानी कि जितने में ये डिस्पोज होकर मुझे फायदा दे रहा है। लिहाजा मटेरियल बी के 3000 kg जो है वो 135 रुपए पर वैल्यूड होंगे। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। मटेरियल बी एट करंट सेलिंग प्राइस विच इज 3000 kgs एट 135, यानी कि 4 लाख और 5000। क्या ये बात समझ में आती है। अगर कोई चीज मेरे रेगुलर यूज में होती है तो उसकी करंट परचेज प्राइस देते हैं, अगर कोई चीज मेरे रेगुलर यूज में नहीं होती है तो हम उसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स लेते हैं। अच्छा, अब सी के लिए क्या कहता है।
अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो उसी वक्त आपने सोचनी होंगी। पहले दो चीजें तो इसने आसान दी, तीसरे में क्या बोले, द स्टॉक ऑफ मटेरियल सी वाज परचेज सेवरल इयर्स अगो फॉर अनदर प्रोजेक्ट। बहुत सालों पहले, बहुत सालों पहले, बहुत सालों पहले मैंने मटेरियल सी खरीदा था किसी प्रोजेक्ट के लिए। इट कैन ओनली बी यूज्ड इन दी प्रोडक्शन ऑफ जीटा, और इसको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जीटा की प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। Otherwise, it will have to be disposed of at a cost of ₹10 per kg to meet environmental legislation. वो बोलते हैं कि देखिए हमने ये मटेरियल से बहुत सालों पहले बहुत सालों पहले खरीदा था, ये सिर्फ और सिर्फ वीटा में इस्तेमाल हो सकता है। अगर हमने इसको वीटा में इस्तेमाल नहीं करा, अगर नहीं करा तो हमें इसको फेंकना पड़ेगा, और जब हम इसको फेंकेंगे तो हमें 10 रुपए पर केजी पे करना पड़ेंगे, देना पड़ेंगे। देखिए मटेरियल बी के केस में क्या था कि अगर हमने यहां इस्तेमाल नहीं किया तो 135 रुपए के हिसाब से देगा, 135 रुपए का फायदा देगा। मटेरियल सी के केस में यह है कि अगर हमने इसको इधर इस्तेमाल नहीं करा तो हमें इसको फेंकना पड़ेगा, और फेंकेंगे कि तो 10 रुपए के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे तो अगर हम मटेरियल सी को अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर लेते हैं तो मुझे एक फायदा हासिल हो रहा है कि उसको फेंकना नहीं पड़ेगा, और जो 10 रुपए फी केजी फेंकने के पे करने पड़ेंगे वो नहीं करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप एक तरह से कह सकते हो कि आपकी डिस्पोजल प्राइस एक नेगेटिव नंबर में दी हुई है। वैसे डिस्पोजल प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ इस्तेमाल नहीं किया तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बेचकर कितना फायदा ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव डिस्पोजल प्रोसीजर कि तुमने इस्तेमाल नहीं किया तो 10 रुपए फी केजी का नुकसान होगा। इसका मतलब इस्तेमाल करने से मुझे फायदा मिल रहा है, और इसीलिए ये मेरी ओवरऑल टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। तो 2000 केजी को -10 के हिसाब से वैल्यू किया जाएगा। देखिए आप 2000 को -10 से मल्टीप्लाई करके -20,000 लिखा। अब देखिए कभी कभार ऐसी चीजें लॉजिकली आपको वहीं पर एग्जाम में सोचनी पड़ेंगी। वैसे डिस्पोजल प्रोसीड्स एक पॉजिटिव नंबर होता है, जब आप उसको किसी प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हो तो आप उसको डिस्पोज कर कुछ कमा सकते हो। इस केस में एग्जामिनर ने ऐसा सिनेरियो बनाया कि आपने अगर इसको यहां इस्तेमाल नहीं किया तो आपको 10 रुपए के हिसाब से खर्चा देना पड़ेगा, अगर यहां इस्तेमाल करने से आपको 20,000 का फायदा हो रहा है। फायदा ये हो रहा है कि फेंकना नहीं पड़ेगा तो डिस्पोजल की कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, और 20,000 का फायदा यहां पर कैसे शो हो रहा है कि ये इस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? ए और बी तो हमने डिस्कस भी किए थे, ए और बी तो सिंपल केसेस थे। आपके सवाल में कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स भी होंगी, तो यहां पर ये वाली चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी। प्यारे बच्चों समझ में आ गया? ठीक है जी। तो ये मटेरियल से रिलेवेंट हो गया। पॉइंट नंबर 3 में द प्रोडक्शन ऑफ जीटा विल रिक्वायर 800 स्किल्ड लेबर आवर्स एट ₹200 per hour. Presently 1440 लेबर आवर्स रिमेन आइडल ड्यूरिंग ईच मंथ। आइडल टाइम का क्या मतलब होता है? यानी कि लेबर फारिग है। ठीक है, लेबर फारिग है। अब रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर के कॉन्सेप्ट्स पर आओ और अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो कि लेबर ऑल दो 800 घंटे चाहिए, स्किल्ड लेबर के 800 घंटे चाहिए और 1 घंटे के 200 रुपए पे करना होंगे। स्किल्ड लेबर के 800 घंटों की जरूरत है और 1 घंटे के मुझे 200 रुपए पे करना होंगे। लेकिन लेबर अभी 1440 आवर्स आइडल है, फारिग है, कोई काम नहीं है उसके पास। तो जब लेबर आइडल होता है उससे अगर मैं काम करवाता हूं तो उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं होगी ना। अगर मैंने अगर अगर 1440 आवर्स फारिग है लेबर, तो उसका मतलब ये है कि उसको ऑलरेडी कंपनसेशन जा रही थी मगर वो काम नहीं कर रहा था। तो देखिए इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो क्या होगी? इसकी ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से होगी कि जो स्किल्ड लेबर है ना, स्किल्ड लेबर, अच्छा देखिए स्किल्ड लेबर के बारे में लिखा था तो 1440 घंटे पूरे महीने में, 1440 घंटे लेबर पूरे महीने में फारिग होगा। लेकिन हमें तो ये ऑर्डर 15 दिनों में कंप्लीट करना है। तो 1440 को आप 30 से डिवाइड कर दो, 15 से मल्टीप्लाई करो, एक दिन कितने घंटे लेबर फारिग होता है आपको ये पता पहले 15 दिन लेबर कितने घंटे फारिग होगा ये पता चल जाएगा आपको। 800 में से 720 हटा दो, 720 घंटों की आपको पेमेंट नहीं करनी है।
आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले 80 घंटों की 200 रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी है। क्या ये बात समझ में आ गई? 1440 घंटे, 1440 घंटे पूरे महीने के हैं। पूरे महीने को ये जो 2 से डिवाइड किया है, इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि हमें ये ऑर्डर 15 दिन में कंप्लीट करना था। पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, तो हमने 2 से डिवाइड किया तो 720 आया। 720 ने हमें ये बताया कि जितने टाइम में आपने ऑर्डर कंप्लीट करना है उतने टाइम में 720 घंटे तो लेबर फ्रीली अवेलेबल होगा, आइडल होगा, फारिग होगा। उसको आप ऑलरेडी शायद पैसे पे कर चुके हो, आप उससे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवा सकते हो, तो उसकी कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। अलबत्ता ऊपर के जो 80 घंटे हैं उसके 200 रुपए के हिसाब से मैं पे कर रहा हूं, तो वो 16,000 बनते हैं। समझ आई ये बात? ठीक है जी। अगली चीज देखते हैं। अगली चीज क्या है? अगली चीज है 250 अनस्किल्ड लेबर आवर्स विच कैन बी हायर्ड एट ₹120 पर आवर। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 250 घंटे लेबर से काम करवाना है अनस्किल्ड वाले, और उनको 120 रुपए फी घंटे में पैसे देता हूं, तो मैं उनको पैसे दूंगा और काम करवा लूंगा। यानी कि ये वाला क्लॉज तो बड़ा सिंपल है, 250 इंटू 120। अनस्किल्ड लेबर आवर्स के लिए तो 250 इंटू 120, ये बड़ी सिंपल सी बात है। लेबर आएगा, काम करेगा, मैं उसको पैसे दूंगा, उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं है, कोई लेबर आइडल भी नहीं बैठा है, ऐसी वाली बात भी नहीं है। तो जब लेबर आइडल भी नहीं बैठा होता, जब उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती, तो उसको जो पर आवर कंपेंसेशन देनी होती है उसी हिसाब से हम अपनी सारी वर्किंग्स कर रहे होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी। चले जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। फिर लिखते हैं 150 मशीन आवर्स। मशीन्स मशीन 150 घंटे चलेंगी। इफ द मशीन इज नॉट यूज्ड फॉर जीटा, इट मे बी मूव्ड आउट एट ₹4,000 पर डे। मशीन के 150 घंटे चाहिए। अगर हमने जीटा बनाने के लिए मशीन को इस्तेमाल नहीं करा, अगर हमने जीटा बनाने के लिए मशीन को इस्तेमाल नहीं करा, तो इस मशीन को मैं 4,000 रुपए फी दिन किराए पर देकर किराया कमा सकता हूं। तो यहां पर इस्तेमाल करूंगा तो वो जो किराया मैं कमा सकता था वो नहीं कमा पाऊंगा। एग्री? अगर मैं मशीन को इस जगह पर इस्तेमाल करता हूं तो 15 दिन का जो किराया मुझे मिल सकता था 4,000 पर डे के हिसाब से, वो नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप अगेन यहां पर देखते हैं तो आपके पास 15 दिन के 4,000 रुपए के हिसाब से 60,000 है। मशीन आज के लिए क्या है? 15 दिन इंटू 4,000 यानी कि 60,000। क्योंकि अगर मैंने मशीन को इधर जीटा के लिए इस्तेमाल करा तो मैं इस मशीन से वो जो किराया कमा सकता था वो नहीं कमा पाऊंगा। लिहाजा मुझे 15 दिनों का 4,000 के हिसाब से 60,000 का एक और नुकसान होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? अगला, अच्छा नहीं समझ में आए? अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, मैं समझाता हूं इसको वापस से। देखिए, एक मशीन है वो आपको एक दिन का 4,000 रुपए कमा के दे सकती है। एक मशीन है जो रेंट पर जा सकती है, एक मशीन है जो रेंट पर जा सकती है, जो आपको 4,000 पर डे कमा कर देगी। ठीक है जी। एक कस्टमर आया, उसने बोला यार मैं तुम्हें 6,000 रुपए दूंगा, एक दिन के लिए मुझे मशीन दे दो, एक दिन के लिए मुझे मशीन दे दो, मैं तुम्हें 6,000 रुपए दूंगा। एक दिन के लिए मुझे मशीन दे दो, मैं तुम्हें 6,000 रुपए दूंगा। क्या मैं इसको दूंगा? बिल्कुल हम देंगे। क्यों देंगे? हम ये सोचेंगे कि ये 6,000 रुपए दे रहा है, इससे 6,000 कमाऊंगा, क्या नहीं कमा पाऊंगा? क्या नहीं कमा पाऊंगा? 4,000 रुपए नहीं कमा पाऊंगा। तो ओवरऑल फायदा ही है ना, ओवरऑल 2,000 रुपए ज्यादा मिल रहा है, ओवरऑल 2,000 रुपए ज्यादा मिल रहा है ना। यानी कि जो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? रेलेवेंट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मशीन से जो रेंट कमा सकता था उससे कंपैरिजन करना है, उसको हिसाब किताब में लेकर आना है, उसको कंसिडर करना है कि भाई तुमने अगर इस कस्टमर को 6,000 रुपए पे किराए पे मशीन दी तो तुम क्या नहीं कमा पाओगे? 4,000 रुपए। इसी तरह से ये वाली मशीन 15 दिन के लिए, अच्छा 15 दिन क्यों? क्योंकि टॉप पर लिखा हुआ है ना, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? द ऑर्डर विल बी कंप्लीटेड इन 15 डेज। ठीक है जी। तो अगर मैं इस मशीन को इस जगह पर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा तो मैं क्या नहीं कमा पाऊंगा? मैं 15 दिन के 4,000 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपीज नहीं कमा पाऊंगा। अब कुछ बात समझ में आ गई? ये बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है 4 में जीपीएल एब्जॉर्ब ओवरहेड्स एट ₹400 पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर। This is the normal capacity of 50,000 hours.
Fixed overheads were estimated at 6 million. If GPL decides to reduce zeta, fixed overhead will increase by 150,000. देखिए सबसे पहली बात उसने बोला कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है ना वो 400 रुपए पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड आवर है बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50,000 आवर्स। अच्छा, अब ये जो मैं बुलेट नंबर 4 से रिलेवेंट वर्किंग कर रहा हूं ना, ये उसको समझ में आएगी जिसने ओवरहेड्स का चैप्टर कंप्लीट करा हुआ है 100%। ओवरहेड्स का चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट करा हुआ और एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी मैंने भेजे थे, वो भी कंप्लीट हो। कितने लोगों का ओवरहेड्स का चैप्टर कंप्लीट है? चलिए इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। पॉइंट 4 जो है उसको मैं अभी रहने देता हूं क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी शायद सीक्वेंस में ओवरहेड्स का चैप्टर नहीं करा हो, तो जिस हद तक समझ आए वो समझ लीजिएगा, फिर ओवरहेड्स का चैप्टर करके रिविजिट करिएगा। हम पॉइंट नंबर 5 और 6 पर चले जाते हैं। 5 में क्या लिखा हुआ है? एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जीटा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 100,000। अगर आप जीटा बनाओगे तो आपके एडमिन के खर्चे 1 लाख से बढ़ जाएंगे। 1 लाख डायरेक्टली इस चीज का ही खर्चा, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। 1 लाख रुपए से आपके एडमिन के खर्चे बढ़ जाएंगे। तो आप देखें आपके पास जो एडमिन के खर्चे है ना उसमें 1 लाख रुपए लिखा हुआ होगा, इसमें तो कोई बहस नहीं है ना। देखिए ये जो लिखा हुआ है इंक्रीज इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 1 लाख रुपए, इसमें तो कोई बहस नहीं है ना, इसमें तो कोई बहस नहीं है ना। 1 लाख रुपए के आपके खर्चे होंगे, ठीक है, एडमिन के ओवरहेड्स के। अच्छा, दूसरी चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है, द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ जीपीएल हैज इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 20,000 ऑन प्रिपेयरिंग फिजिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ जीटा। अच्छा, फिजिबिलिटी क्या होता है? फिजिबिलिटी एक रिपोर्ट होती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट कह लो, यानी कि आप उसमें लिखते हो कि भाई जीटा बनाकर बेचेंगे तो हमारा रेवेन्यू कितना होगा, जीटा बनाकर बेचेंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी। आपका जो डिसीजन है ना कि जीटा बनाना है या नहीं, जीटा बनाना है या नहीं, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर डिपेंड करता है, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपका डिसीजन ये होता है कि भाई हमें ये काम करना है या नहीं, उसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बनाने के खर्चे को कंसिडर नहीं किया जाता। आप लोगों को याद है वो न्यूज़पेपर वाली एग्जांपल मैंने दी थी, न्यूज़पेपर वाली एग्जांपल दी थी। जैसे मैंने 25 रुपए का न्यूज़पेपर खरीदा, 25 रुपए का न्यूज़पेपर खरीदा इसलिए कि मैं ये देख सकूं कि मैं गाड़ी खरीदूंगा या नहीं, है ना, याद है? तो इसको हमने कैसे ट्रीट करना था, क्या पढ़ा था हमने, ये कौन सी कॉस्ट होती है? वो कॉस्ट आप अपने डिसीजन से पहले इनकर कर चुके हो, यस और नो कहने से पहले इनकर कर चुके हो, फैसला लेने से पहले इनकर कर चुके हो। क्या वो मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट होती है, हाँ या नहीं? ये हमारी ये हमारी कौन सी कॉस्ट होती है बेटा? ये हमारी संक कॉस्ट होती है, ये हमारी पास्ट कॉस्ट होती है। इससे मेरा डिसीजन जो है इस पर कोई इम्पेक्ट नहीं आता। मिसाल के तौर पर मैंने ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, मिसाल के तौर पर मैंने ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई और मुझे पता चला कि मुझे 100 रुपए का रेवेन्यू होगा और 99 की कॉस्ट होंगी, तो मैं बोल दूंगा कि भाई हाँ इस प्रोजेक्ट पे परस्यू करो, इस प्रोजेक्ट को आप लोग जो है वो टेक ओवर करो। हम इस कॉस्ट में अपने पास्ट वाले खर्चों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखिए यही काम यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपके पास इंक्रीज इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 1 लाख रुपए, ये हमने देख लिया। फिजिबिलिटी कॉस्ट इनकर्ड बाय प्लानिंग डिपार्टमेंट इज अ सम कॉस्ट, क्योंकि वो पास्ट में इनकर करी हुई कॉस्ट है। आप जरा एक एग्जांपल देखिएगा, वो जो न्यूज़पेपर वाली मैंने आपको दी थी, तो ये बात आपको समझ में आएगी, इसको हम इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। सर इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट क्या है? इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जो इस प्रोजेक्ट को करने की वजह से, इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने की वजह से फिक्स कॉस्ट में जो इजाफा आएगा वो आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट की वजह से इनकर होने वाली कॉस्ट है। बस फिर वेरिएबल ओवरहेड्स की मैं वर्किंग आपको समझा देता हूं, इसके अलावा मेरे ख्याल में किसी अमाउंट में मसला ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है जी। चले हम वेरिएबल ओवरहेड्स को जरा डिस्कस कर लेते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड्स में हमारे पास क्या होगा। इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड जो 1.5 लाख है उसको भी मैं अभी हाईलाइट करवा देता हूं कि इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड 1.5 लाख क्या है। देखिए यहां पर आपके पास लिखा हुआ था पॉइंट नंबर 4 में, जीपीएल एब्जॉर्ब ओवरहेड है ₹400 पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर्स based on normal capacity of 50,000 hours. Fixed overheads were estimated at 6 million. If GPL decides to reduce zeta, fixed overhead will increase by 150,000. अगर कंपनी ने ये फैसला किया कि हमें जीटा बनाना है तो हमारे फिक्स खर्चे 1.5 लाख से बढ़ जाएंगे।
यानी कि वो रेलेवेंट कॉस्ट हो गई। अगर ये प्रोजेक्ट करूंगा तो ये खर्चा होगा, अगर ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगा तो ये खर्चा भी नहीं होगा। तो ये 1.5 लाख लिखे हुए हैं। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स का क्या किया जाए? देखिए, आपके पास जो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 400। ठीक है। आपके पास जो नॉर्मल कैपेसिटी दी हुई है, अब ये वो बात समझ सकते हैं कि जिन्होंने ओवरहेड्स के सारे कुल लेक्चर्स कंप्लीट करे हुए हैं, जिन्होंने नहीं करे उनसे मेरी गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द आप अपना कंटेंट जो है वो कवर करें। तो देखिए, ये बेस्ड ऑन टोटल ओवरहेड्स ऑफ दिस मच है। ठीक है जी। देखिए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपका 400 है, आपकी नॉर्मल कैपेसिटी 50,000 है। आपको ये मालूम है ना कि OAR इज इक्वल्स टू ओवरहेड्स, OAR इज इक्वल्स टू ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। OAR इज इक्वल्स टू ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। तो आपके जो ओवरहेड्स है, आपके जो ओवरहेड्स है वो OAR इनटू नॉर्मल कैपेसिटी से आएंगे। अच्छा, आपकी नॉर्मल कैपेसिटी 50,000 है, आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो 400 है, यानी कि आपके 20 मिलियन रुपीस के ओवरहेड्स हैं। क्या ये बात समझ में आती है? सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है। यानी कि आपको OAR का अगर फॉर्मूला पता है तो आप ये चीज ढूंढ सकते हो। अच्छा, इससे बोला है कि इसमें फिक्स ओवरहेड कितने हैं? 6 मिलियन। इसमें फिक्स कितने हैं? इसमें फिक्स कितने हैं? 6 मिलियन। इसमें फिक्स कितने हैं? 6 मिलियन। तो इसमें वेरिएबल कितने हैं? इसमें वेरिएबल कितने हैं? फिक्स है इसमें 6 मिलियन। तो वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल कितने हैं? अगर 6 मिलियन फिक्स्ड है तो 20 मिलियन में से 6 मिलियन हटा दो, तो भाई ये क्या हो गया? अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 14 मिलियन वेरिएबल है। 14 मिलियन वेरिएबल है। ठीक है ना? देखिए, मैंने सीधा सीधा क्या किया है, 20 मिलियन टोटल है, फिक्स अगर 6 मिलियन है तो बाकी 14 मिलियन वेरिएबल होंगे। यानी कि ये जो 400 का रेट था ना, इस 400 के रेट में वेरिएबल ओवरहेड्स भी शामिल थे और फिक्स ओवरहेड्स भी शामिल थे, है ना? इस 400 के रेट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ओवरहेड शामिल थे। हमने पहले 400 को 50,000 से मल्टीप्लाई किया, 20 मिलियन का टोटल अमाउंट आया, 6 मिलियन फिक्स्ड सवाल में लिखा हुआ है, तो बचे हुए जो 14 मिलियन हो गए वो वेरिएबल हो गए। अच्छा, इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड्स पर आर क्या रेट बनता है? वेरिएबल ओवरहेड्स पर आर का रेट क्या बनता है? वेरिएबल ओवरहेड्स पर आर का रेट बन जाता है 14 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000। यानी कि तकरीबन कंपनी में 50,000 घंटे काम होगा और 280 रुपए के ओवरहेड्स इनकर होंगे वेरिएबल। वेरिएबल ओवरहेड्स वो होते हैं कि जब प्रोडक्शन होती है तो ये कॉस्ट इनकर होती है, जब प्रोडक्शन नहीं होती है तो ये कॉस्ट इनकर नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, अब उसने ये लिखा हुआ था कि आपके पास पॉइंट 4 में GTL एब्जॉर्ब ओवरहेड्स और ₹400 पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आर बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी 50,000 आवर्स। अब इसने ये लिखा हुआ था कि ये स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के आवर्स पर अप्लाई होगा। तो स्किल्ड कितने घंटे काम किया है? स्किल्ड लेबर ने 800 घंटे काम किया है। अनस्किल्ड लेबर ने इस प्रोजेक्ट के लिए कितने घंटे काम किया है? अनस्किल्ड लेबर ने इस प्रोजेक्ट के लिए 250 घंटे काम किया है। इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रोजेक्ट पे टोटल टोटल 1050 घंटे काम हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट पे टोटल टोटल 1050 घंटे काम हुआ है। 800 घंटे स्किल्ड लेबर ने काम किया है, 250 घंटे अनस्किल्ड लेबर ने काम किया है, टोटल 1050 घंटे काम हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड्स वो होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स वो होते हैं जो जब जब काम होता है तब तब इनकर हो रहे होते हैं। तो जो इस प्रोजेक्ट के टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स होने चाहिए, जो इस प्रोजेक्ट पे टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स लगने चाहिए, वो 280 इंटू 1050 यानी कि 294,000 होने चाहिए। 294,000 के वेरिएबल ओवरहेड जो है वो आपके लिए रेलेवेंट होंगे। आप देखें यहाँ पर भी अमाउंट आ रही है 294,000। ठीक है। मैं एक बार फिर से इस वर्किंग को समझा देता हूँ, आप लोग एक बार इसको रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं। और अगर आपने ओवरहेड का चैप्टर नहीं कंप्लीट किया तो पहले उसको कंप्लीट करना जरूरी होगा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 400 का दिया हुआ था, 50,000 घंटों पे ये बेस था। इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चला मेरे टोटल ओवरहेड्स 20 मिलियन है। सवाल कहता था कि 6 मिलियन फिक्स्ड है, 6 मिलियन फिक्स्ड हटा दें तो वेरिएबल हमारे पास 14 मिलियन बच जाते हैं। अच्छा, आपने फिक्स क्यों हटाया? फिक्स कॉस्ट वो होती है जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ जनरली इंक्रीज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी, तो जितना इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वजह से इंक्रीज था वो भी हमने अलग से अकाउंट फॉर किया हुआ था। अब जो वेरिएबल ओवरहेड होगा, हमने इसको नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड किया तो हमें पता चला कि 280 रुपए के वेरिएबल ओवरहेड्स इनकर होते हैं 1 घंटे के लिए। टोटल इस प्रोजेक्ट पे 1050 घंटे काम हुआ है। 1050 घंटे के 280 रुपए के हिसाब से 294,000 रुपीज बनते हैं। ठीक है जी। आखिर में सवाल कहता था कंप्यूट द बिड प्राइस दैट GTL शुड कोट इफ इट वांट्स टू अर्न प्रॉफिट बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्ट्स ओनली ऑफ 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो अगर ये आपने सारी जब कॉस्ट लिख ली, आपकी कॉस्ट का टोटल 2035000 आ गया और आपको सेलिंग प्राइस ढूंढनी है,
तो सवाल ये कहता था कि आपको जो प्रॉफिट चाहिए ना, वो आपको 20% ऑफ सेलिंग प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस का 20% चाहिए। अब उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं कैलकुलेशन के। एक तरीका ये होता है कि आप ये इक्वेशन बनाने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस आपको मालूम नहीं है, एक्स लिख दें, कॉस्ट आपकी 203500 है, प्रॉफिट आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि प्रॉफिट 20% ऑफ एक्स होगा। एक्स 20% ऑफ एक्स लेफ्ट साइड पर आएगा, तो एक्स माइनस 0.2 एक्स इज इक्वल टू 203500 बनेगा। ये 0.8 एक्स इज इक्वल टू 203500 बनेगा। और फाइनली आपके एक्स की जो वैल्यू होगी, यानी कि आपकी जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी, वो 2543,750 होगी। ठीक है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो लेसन में कुछ बातें आपको पहली बार में क्लिक नहीं हुई हो, जिसके लिए आप दोबारा से इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे। आपकी जितने भी अभी तक सेशंस हुए हैं सीक्वेंस में, रेलेवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग और ओवरहेड्स, उसको देखोगे तो ये बात जो है वो मजीद क्लियर होगी। कुछ कुछ चीजें, कुछ ग्रे एरिया अगर रह जाता है तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपको सवाल में 70% से 80% चीजें समझ में आ रही हैं तो जबरदस्त है। यह बात और याद रखिएगा कि जितने भी अब अगले सेशंस आएंगे उसमें पिछले टॉपिक्स को भी हम लेकर चल रहे होंगे। जिस तरह से यहाँ पर अगर किसी ने ओवरहेड्स का टॉपिक नहीं किया होगा तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होगा। जब मैं किसी टॉपिक के करने की बात करता हूं तो उसके सारे लेक्चर्स की बात कर रहा होता हूं। अब बताओ भाई, कोई मसला है?